वेलकम बैक टू एवरीवन। आज मैं लाइंस एंड एंगल के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करूंगा, जिसमें पहले पार्ट में मैंने कुछ डेफिनेशंस कराए थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराया था, बट क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग उस पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बाकी बचे हुए डेफिनेशंस को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको आज के बाद कभी भी लाइंस एंड एंगल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज की इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंगल्स का पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पहले क्लास में बताया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगे की क्लास पढ़ने में आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने जो लिखा है ना कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो सच में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको ध्यान से पूरा क्लास को करना है। सबसे पहले हम लोग एडजेसेंट एंगल का जो मैंने डेफिनेशन बताया था उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि आगे जब मैं क्लास अभी जो भी डेफिनेशन बचे हुए हैं वो एडजेसेंट एंगल से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो हमने आपको एडजेसेंट एंगल सॉल्व करने के लिए बताया था कि कोई भी एंगल एडजेसेंट कहलाएगा दूसरे एंगल का अगर उन दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में हो, और चौथा कि नॉन कॉमन आर्म कभी भी ओवरलैप ना करें, जैसे यहां आप पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना। यहां पे जो एंगल CBD एंड एंगल DBA, ये दो एंगल जो हैं वो क्या है, एडजेसेंट हैं। इसे अगर मान लूं मैं एंगल 1 और इसे मान लूं एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है एक दूसरे के बच्चों, एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एंगल जो है वो का कॉमन वर्टेक्स B है, दोनों में BD क्या है, एक कॉमन लाइन है या कॉमन आर्म है, कॉमन भुजा है। नॉन कॉमन भुजा कौन कौन है, पहले एंगल का BC और दूसरे एंगल का AB या BA, और दोनों देखो इस कॉमन वाले के अपोजिट साइड्स में है, और ये दोनों ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है बात? तो और भी एग्जांपल अगर बच्चों आपको एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड अगर देखना हो तो आप एक दो क्वेश्चंस और भी ले सकते हो। जैसे मैं ले दिया हूं AOBXY। अब यहां ध्यान से देखोगे, मैं एंगल का नाम देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट लाइन। कौन कौन होंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन कौन होगा जरा बताओ मुझे, ताकि आपको समझ आए कि आपको सही में डेफिनेशन आया था। तो पहला एंगल 1 एंगल 2, पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर कौन कौन सा बनेगा बच्चों, बोलोगे सर एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 भी नहीं है, बताओ है। अब बोलोगे सर एंगल और भी है क्या, बोलोगे हाँ और भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है कि एंगल, एक तीसरा पेयर मैं बताता हूं, ध्यान से देखना कि एंगल BOX और XOA यानी 2 और 3 को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, XOA बनेगा। ये भी एक क्या है, एडजेसेंट एंगल का है। अब एक ऐसा पेयर बताओ जो एडजेसेंट एंगल का नहीं है, तो क्या बोलोगे कि एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 एंड एंगल 3 जो है बच्चों, क्या दोनों एडजेसेंट एंगल है, बोलोगे सिर्फ इसमें कॉमन एंगल 1 और एंगल 3 में वर्टेक्स तो कॉमन है, बट कोई कॉमन आर्म है, कोई कॉमन भुजा है, बोलोगे नहीं सर, क्योंकि एंगल 1 में ये दो भुजाएं OB और OX है, और एंगल 3 में OA और OY है, कहां कॉमन आर्म है। और इसमें से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं किया तो एडजेसेंट या सन्निकट कोण नहीं कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे टॉपिक लेते हैं बच्चों, कि जो मैंने टाइप्स ऑफ एंगल कराया था उसके क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग उसको जल्दी से क्लियर कर लें। तो सबसे पहले बताओ, इस एंगल को एस्टिमेट करो, इसके मेजर को, इसका वैल्यू कितना होगा, और उसके बेसिस पे बताओ कि ये किस प्रकार का एंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट एंगल होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये सब हमने बताया था डेफिनेशन पहली क्लास में। तो इसको देख के बताओगे तो कैसा होगा बच्चों, एक्यूट होगा। एक्यूट के लिए हम ए लिख रहे हैं, बाकी एक्यूट को आप न्यून कोण कहते हैं। इसको देखोगे तो 90 से ज्यादा लग रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा।
ये भी 90 से ज्यादा है तो ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ये देखो तो ये 90 डिग्री लग रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 90 दिख रहा है ये, तो इसे क्या बोलोगे, राइट एंगल बोलोगे। ये 90 से कम लग रहा है, 30-40 के आसपास में दिख रहा है, तो 30-40 से कम को क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, तो ये एक्यूट हो जाएगा। और ये बच्चों देखो, ये तो 90 क्या, ये 180 से भी ज्यादा लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे देख के आपने बिना मेजर का भी समझ गया, क्योंकि आपको इतनी अंदाजा लग चुकी है कि 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर खड़ा होता है। अब आगे लेके आते हैं हम लोग इसमें से, और इसमें बताना है आपको कि किस प्रकार का एंगल होगा। तो पहले तो एंगल को आपका नामकरण करने आना चाहिए। तो पहले पीटीआर, पहले देखो पीटीआर किस एंगल का नाम है, इसमें तो बहुत सारे एंगल दिख रहे होंगे। तो पी टी आर यानी ये वाला दोनों साइड कवर हो रहा है, यानी इस वाला एंगल, ये कितना एंगल दिख रहा है बच्चों, क्या 90 से ज्यादा दिख रहा है, नहीं 90 से कम है, तो बोलोगे सर पीटीआर जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। पीटी क्यू, पी टी क्यू यानी ये वाला का बात कर रहा है ना, यहां से यहां के बीच का ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, तो ये भी 90 से कम दिख रहा है, तो ये भी एक्यूट ही लग रहा है मुझे। अब पीटीडब्ल्यू, पीटीडब्ल्यू ये बच्चों देखो ध्यान से 90 की है या 90 से ज्यादा है, तो बोलोगे सर 90 ना ऐसे होता 90 ना, ये 90 बनता, बट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो बोल दोगे सर ये ऑब्ट्यूस है। और डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी मतलब बच्चों ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। नहीं देखो ना, 90 से ज्यादा हो गया ऑब्वियसली, तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल। तो इस प्रकार से आप न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऋजुपूरक कोण और रिफ्लेक्स एंगल, इन सबको आपने बहुत आसानी से समझ लिया, और उसका एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, और कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा ये भी समझ लिया। चलिए अब हम लोग अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी पढ़े थे, याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब कि दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री हो जाए तो दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों को सप्लीमेंट्री बोलेंगे या समपूरक कोण कहेंगे। ये बता चुका था मैं लास्ट क्लास में, यहीं तक मैंने बताया था। तो चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। कुछ फिलअप आई थिंक यहां पे है, चलो फिलअप ही करता हूं। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम, दो कोण पूरक होंगे अगर उसका योग कितना होगा, डेफिनेशन है ना सीधा, कितना 90 डिग्री। चलो दूसरा, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम, दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, अगर उनका सम क्या हो जाए, यानी समपूरक कब होंगे, जब उनका योग 180 डिग्री हो जाए। डेफिनेशन है ना सीधा सीधा। चलो अब कुछ निकालना भी सीख लो कि इफ वन एंगल इज 40 डिग्री तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ। तो बच्चों बोलोगे सर अगर एक 40 है तो 40 में कितना ऐड कर देंगे कि 90 हो जाएगा, क्योंकि जितना ऐड करेंगे ना अगर वो 90 होगा वही उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 40 में कितना जोड़ोगे बच्चों, तो यहां से x कैसे निकालोगे, x निकालने के लिए 90 माइनस 40 करोगे, सो यू गॉट 50, यानी यहां हो जाएगा 50 डिग्री। और एक लास्ट देख लो कि इफ वन एंगल इज 110 डिग्री तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कितना होगा सप्लीमेंट्री बच्चों। तो सेम यहां भी तरीका होता है कि अगर एक एंगल 110 है तो 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री हो जाएगा 70 डिग्री। वैसे आपको सिंपल बात ये भी पता होना चाहिए कि दोनों का सम अगर 180 डिग्री लाना है तो एक 110 है तो 70 ही जोड़ना होगा तभी 180 पहुंचेगा, था ना बहुत आसान। चलो तो ये तो हो गया बच्चों। अब कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से एक वर्ड प्रॉब्लम भी देख लेते ताकि आसानी से कर पाओ। पहला क्वेश्चन कहता है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 20 डिग्री फाइंड द एंगल, यदि दो पूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है तो दोनों कोण ज्ञात करिए। अरे दो पूरक कोण का बात कर रहा है, तो पहले आप दो पूरक कोण तो जान लो कि दो पूरक कोण कौन कौन से होंगे। तो मान लो कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या मान लो, उसको x मान लो। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा बताओ, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, बोलोगे सर दोनों मिलके 90 होना चाहिए, तो अगर x है तो दूसरा 90 में से उतना कम होगा, 90 में से x कम होगा।
हाँ, अब ये तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया। अब क्वेश्चन जो बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग इनमें रिलेशन डेवलप करो। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन आपको बोला कि दोनों में 20 डिग्री का अंतर है, डिफरेंस 20 डिग्री का है, यानी इसमें से इसमें माइनस करो तो x में से माइनस कर दो 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90 कितना हो चाहिए? 90 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, अच्छा सॉरी 20, 90 क्यों होगा? दोनों का डिफरेंस बोला ना 20 डिग्री का है, तो 20 हो गया। अब मन में नहीं आया क्या कि सर इसमें से इसको माइनस कर दे तो 90 माइनस एक्स करे तो कर लो, सेम आंसर आएगा। अब करके देखना, ये आपको होमवर्क है। तो यहां से देखोगे x माइनस को अंदर ले जाओ तो 90 और माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 20। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? 2x, और इधर 90 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 110/2 यानी 55 डिग्री। तो x का वैल्यू 55। अब जरा आओ सेकेंड एंगल का वैल्यू निकालो। तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? सेकेंड एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 90 माइनस 55, क्योंकि 90 माइनस 55 है ना, तो कितना हो जाएगा? 55 5 60 और 30 90 35 डिग्री। यानी पहला एंगल निकला बच्चों आपका 55 डिग्री और सेकेंड एंगल मिला 35। देखो दोनों मिलकर 90 हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस भी देख लो कितने का है? 20 का है, यानी हमारा पहला आंसर हो चुका है सॉल्व। चलो अब एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ चलो एक और है। देखो वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाला ही है। तो अगर पहला कॉम्प्लीमेंट में पहला एंगल हमेशा x होगा, दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स होगा। और इसका सॉल्यूशन बोलोगे कि फर्स्ट एंगल की बात करोगे तो x, और सेकेंड एंगल यहां भी क्या मानना पड़ेगा आपको? 90 माइनस एक्स। चलो तो अब मुझे बताओ क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चों कि पहला जो है दूसरे का 3 गुना है ना, यानी जो 90 माइनस एक्स है वो इसका 3 गुना है, इसको 3 से गुना कर दो। अब इसको 3 से गुना करके इसके बराबर कर दो। बता नहीं है किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 माइनस इसको ले आओगे तो 4x हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा बच्चों? डिवाइड करोगे तो जल्दी से बताओ x का वैल्यू। तो 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी 22.5 डिग्री मिल गया पहला एंगल। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस 22.5 है ना, सेकेंड एंगल मिलेगा ना इसका। सेकेंड कितना? ये मिलेगा। और 90 में से 22 माइनस करेंगे इतना बचता है, तो 22 और 8 होता है 30 और 60 63 डिग्री, यानी 62.5 डिग्री। देखो दोनों को जोड़ दो तो 65 और 2 63, यही हो रहा है क्या? देखो 62 और एक 63, अरे कहाँ गलत हो रहा है क्या? 90 में से 22 माइनस करो ना, 22 और 8 कितना होता है बच्चों? 30 और 60 अरे 67.5 होगा, सॉरी 67.5 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन था जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड था, तो ये आपको सॉल्व करना चाहिए और ये आना भी चाहिए था। मैंने पिछले क्लास में थोड़ा कम कराया था, यहाँ पे मैंने वो करा दिया। चलो आज का डेफिनेशन आप शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय युग्म कोण क्या होते हैं? चलो बताते हैं क्या होते हैं। कि टू एडजेसेंट एंगल, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन कराया, कितना इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आएगा। यानी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर मतलब रेखीय युग्म कब बनाएंगे? कि इफ देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा नहीं लगा? नॉन कॉमन आर्म, याद आ रहा है नॉन कॉमन आर्म किसकी बात कर रहे हैं? ये ऐसा इस प्रकार से बन रहा था नहीं, ऐसे दो एंगल एडजेसेंट है ये दोनों, तो इसमें नॉन कॉमन आर्म कौन है? एक ये और ये वाला है। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का बनेगा जब ये वाला साइड घसक के बच्चों यहां ऐसे आ जाए, नहीं ये वाला अब यहां आ जाए, तभी तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब बोलोगे सर अगर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो ये दोनों मिल जाके कितना बन जाएगा? बोलोगे सर 180 डिग्री बन जाएगा। इसलिए आगे लिखा भी होगा कि जब दो है ना, द सम ऑफ एंगल इन ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री।
क्यों? क्योंकि दोनों जब स्ट्रेट लाइन बना देगा तो स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल बनते हैं बच्चों? हमने बताया था ना रिजु पूरक कोण के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था पिछले वाला क्लास में 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी जब दो सन्निकट कोणों की यानी गैर सामान्य मतलब नॉन कॉमन साइड जो होंगे सीधी रेखा बनाती है तो मिलकर रेखीय युग्म कोण बनाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एंगल 1 इसको 2 मान लो, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है बच्चों? दोनों एडजेसेंट एंगल है, सन्निकट कोण है। और दोनों में देख लो कि जो नॉन कॉमन साइड कौन है, ये वाला और ये वाला, और दोनों देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 प्लस 2 एंगल 2 हमेशा कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। ये चीज याद रख लो आप, और आपको कैसे होगा ये बात समझ में आ गया। लेकिन इसको याद रखोगे तो ये आगे के बाकी चीज को प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। चलो, एक और टाइप का एंगल होता है जिसे बोलते हैं ऑपोजिट एंगल। तो बच्चों ऑपोजिट एंगल को ना एक लोकेशन मतलब एक प्रकार का स्पेशल टाइप का एंगल है उसको, यानी दो लाइन अगर इस प्रकार से लो और दोनों एक दूसरे को मान लो क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। करता है ना, दो लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर क्या होगा? पैरेलल होगा। और कोई चांस है तुम्हारे पास क्या? ना ना ऐसा नहीं है सर, क्योंकि या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। तो अभी हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना बच्चों, तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ एंगल ऐसे दिखेंगे, ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो दो पेयर ऑफ एंगल मिले इन्हीं को बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, यानी विपरीत। जैसे अपोजिट ऐसे नहीं बोलते हो क्या तुम लोग कि सामने तुम्हारे जो बैठा हुआ है ना, तुम इधर हो, कोई तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, तो बोलते हैं ना एक दूसरे के उल्टा में है। तो उसी प्रकार से इसके अपोजिट कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है ना बच्चों, ये इधर दिख रहा है, ये इधर एंगल है, एक इधर है और एक इधर है। तो नहीं, इसके इधर और एक इसके इधर, तो उसको विपरीत कोण बोलते हैं। यानी कभी भी दो लाइन, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। कभी कभी इसको वर्टिकली अपोजिट भी बोल देते हैं, कोई हॉरिजॉन्टली अपोजिट कहते हैं, बट आई थिंक यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द vertically opposite angle or simply we call opposite angle। क्लियर है? चलो, तो देख लो यहां पे वही चीजें हैं। अब एक बात पता है क्या है कि बोलते कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। नहीं, ये बात क्या तुमको लगता है हमेशा होगा? प्रूफ कर देता हूं तब तो हो जाएगा। दुनिया में किसी चीज को अगर प्रूफ कर दूं तब तो मानोगे, तो कर लो भाई, देख लो प्रूफ। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर कोई अगर दो एंगल इस तरीके से एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां देखो कि ए ओ बी क्या है बच्चों? ए ओ बी क्या है? ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये मानोगे कि नहीं? बोलो हाँ मानेंगे सर। अगर ये इस एंगल का नाम 1, इसको मान 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा बच्चा? बताओ जल्दी से। बोलोगे 180 डिग्री। पक्का ना भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है? नहीं। अब बताओ कि सीओडी स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? सीओडी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। इसलिए हमने कहा था कि ये वाला लाइन याद रखना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? इसको 3 मान लो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री लेकिन हाँ मान लेंगे सर, क्या नहीं मानते हैं, होगा ही होगा। अब 1 और 2 से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या दिख रहा है बच्चों कि दोनों की आरएचएस में 180 डिग्री है, मतलब एलएचएस क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। अगर है ना, अगर आरएचएस दोनों का बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? अरे भाई, जब तुम कोई चीज में सामान तोलते हो तराजू पे और लेफ्ट साइड में 1 केजी का बटखरा चढ़ाए और राइट साइड में अगर वो एक बराबर आ गया ना तराजू में, यहाँ पे सीधा हो गया, तो बोलोगे ना ये भी 1 किलो है। तो उसी प्रकार से देखो ना, इस दोनों का राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड वाला भी बराबर होगा। हाँ, तो अब यहाँ देखो दोनों साइड एंगल 2 तो सेम चीज है, कट गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये बात क्या होगा? यही तो एंगल 1 एंगल 3 अपोजिट है, बराबर हो गया कि नहीं? इसी सेम तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। मान लो इसको एंगल 4 कि एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, सेम तरीके से। कितना आसान चीज था बताओ, ये थ्योरम भी पूछा जाता है।
था ना बहुत मजेदार। तो चलो अगला कंसेप्ट भी सीख लो कुछ। अगला कंसेप्ट है बच्चों ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन या सिंपली उसको ट्रांसवर्सल ही कहा जाता है। इसको छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी नहीं, छेदी रेखा। क्या होता है ट्रांसवर्सल, समझो। ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो या दो से अधिक लाइन को, ये दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जो मन कर रहा है, एक ऐसा लाइन ले जो इन सब को एक पॉइंट पे कट करे। मतलब इसको देखो, इस लाइन को यहां पे कट किया, इस लाइन को यहां कट किया, इस लाइन को यहां कट किया, इस लाइन को यहां कट किया, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जो एल है, यही एल क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल कहलाएगा। पूरा क्लियर कर लेना, क्लियर नहीं हुआ तो आगे मत बढ़ना बच्चों, पूरा क्लियर करके आगे बढ़ोगे। यानी छेदी रेखा वह रेखा होती है जो दो या अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। क्लियर है? जैसे रियल एग्जांपल यहां देखो, आपके घर में पुराने दरवाजे देखोगे इस प्रकार से बनते थे कि जब ये थोड़ा ढीला पड़ जाए तो एक तिरछा लकड़ी लेके ऐसे और इस जगह पे किल से यहाँ पे लगा किल ठोक दिया जाता था ताकि ये मजबूती से पकड़ा रहे। तो सही मायने में बोले तो ये इसको अलग अलग पटरा को अगर एक एक लाइन मान लें और इसी को फिर हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। कभी ट्रेन में देखोगे ना, इधर से दो ट्रेन जा रही है, बीच से कोई ट्रेन इधर से ऐसे पास कर जाती हो, तो ये भी क्या बच्चों, ये ट्रैक चल रहा है इधर वाला, ये क्या ट्रांसवर्सल का है, जैसे इस प्रकार का देखिए हो गया आपने। ये सब रियल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। ये भी देख लो, है ना, ये 5.11 को देख लो, इसमें दो लाइन जा रहा है, एक लाइन इसको ऐसे पार कर गया। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है बच्चों, इस एग्जाम्पल को जरा देख के बताओ ये क्या है बच्चों। जब एक बात ध्यान रखना कि जब दो से अधिक लाइन, है ना, जब दो से अधिक लाइन किसी एक बिंदु से पास करे, किसी एक पॉइंट से पास करे, तो उसको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। ये चीज ना दिमाग में फिट कर लो, क्या कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि जब कभी भी दो या दो से अधिक लाइन, यानी तीन लाइन, चार लाइन, है ना, ऐसे अगर किसी एक ही बिंदु, कॉमन बिंदु से सब पास करे, तो उस कॉमन बिंदु को एक अलग नाम बोलते हैं और उसका नाम है बच्चों कॉन्करेंट लाइन। क्या नाम है, कॉन्करेंट लाइन। चलो, तो आपको ट्रांसवर्सल और कॉन्करेंट में क्लियरिटी है 100%। आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब आता है थोड़ा सा कि ये जो ट्रांसवर्सल होता है ना, ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस, है ना, या एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जान लो, ठीक है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा एंगल बनाया जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसलिए मैंने पहले ट्रांसवर्सल को समझाया। अब वो ट्रांसवर्सल एंगल कितना बनाएगा, देखो यहां पे दो लाइन है, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है। ट्रांसवर्सल कौन है बच्चों, तो बोलोगे सर पी है। तो ट्रांसवर्सल कितना एंगल बन रहा है, देखो इसके साथ एक यहां, एक और यहां, तीन चार, यानी एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन को पास कर रहा होगा तो वो 8 एंगल बनाते हैं, और उनमें से कुछ एंगल के स्पेशल पेयर का स्पेशल नाम है। क्या है, स्पेशल पेयर का कुछ स्पेशल नाम। तो इसमें तीन टाइप के एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा ऑल्टरनेट यानी एकांतर कोण, और तीसरा को इंटीरियर एंगल, सहांतरिक कोण। ये तीन टाइप के एंगल अगर तुमने समझ लिया ना, तो ये चैप्टर समझो कि यहीं के आसपास घूमता है, 10th क्लास तक में भी इससे बाहर नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं पहले कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं। कभी सीढ़ी आपने देखा होगा बच्चों, सीढ़ी ऐसा ही होता है ना, सीढ़ी, और ऐसे इस प्रकार से उसमें लगा हुआ होता है चढ़ने वाला, होता है ना। देखो एक एक बार समझाऊंगा मैं। तो पहले आप पैर यहां रखते हो और फिर इसके बाद यहां रखते हो, फिर यहां रखते हो, यानी सीढ़ी में ये वाला अगर एंगल देखें और ये वाला एंगल फिर दिखेगा, इसके बाद ये वाला एंगल यहाँ पे रहेगा ना। तो इस प्रकार का एंगल जो बन रहा है ना बच्चों,
इसी मतलब एंगल के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। पकड़ में आ गया। तो अब इस चीज को ध्यान में देखते हुए मुझे इसमें से बताओ कि वो सीढ़ी वाला एंगल कौन कौन सा बनेगा। तो बोलोगे सर ये 5 और अगला सीढ़ी 1 पे जाएगा, तो बोलोगे सर एंगल 5 एंड एंगल 1, एक ये है। इधर भी एक दिख रहा है एंगल 6 और एंगल 2, एंगल 6 एंगल 2। देखो सीढ़ी वाले में क्या होता है बच्चों की एक स्पेशल तरीके से दिखेगा, सेम टाइप का दिखता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही जैसा दिखेगा, कभी उल्टा पलटा दिखेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक रेफरेंस लेना है उस चीज से। ये हो गया, तो पहला पेयर दूसरा पेयर। और भी बनेगा क्या, उल्टा भी देखो तो इधर से 3, अगर सीढ़ी नीचे इधर से लें तो 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7। अच्छा ये बराबर होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, सिर्फ हम पेयर की बात कर रहे हैं। और चौथा इधर देखो 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये 4 पेयर जो दिखा बच्चों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, यानी कोई दो लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल पास करता है तो कितने पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं बच्चों, 4 पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलो अब दूसरा होता है बच्चों ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, एकांतर कोण ये कॉरस्पॉन्डिंग समझ गए ना। एकांतर किसको कहते हैं, बहुत ध्यान समझो। एकांतर ये कहते हैं, देखो ध्यान से, कि एक कोण और देखो ये लाइन दिख रहा है तुमको, ये लाइन दिख रहा है, हाँ। तो ये जो एंगल एक लिया, कोई भी एक एंगल उठा लो, उस लाइन में सीधे जाओ, उसके बाद सबसे पहला एंगल मिलेगा उसके जस्ट बगल वाला, या एक तरीके से को जेड जहां पे बनता हुआ, जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, नहीं इसे 5 और एंगल 4, जैसे यहां से ऐसे 5 गया, यहां गया 3, ये वाला ऑपोजिट वाला, या ऐसे सिंपल ये वाला 5, इसके अपोजिट में देखो सबसे पहले जो दिखेगा वही क्या कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया, जहां जेड बनता हुआ दिख रहा होगा। तो जरा पेयर बता सकते हो अल्टरनेट का, बोलोगे सर एंगल 5 एंड एंगल 4 भी तो अल्टरनेट दिख रहे हैं। अच्छा एंगल 6 और एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 6, तो ये तो बहुत ही, ये अंदर अंदर में, इसलिए इसको अंदर अंदर का बोलते हैं। अब एकांतर कोण बाहर बाहर भी बनता है, जैसे एंगल 1 और एक एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, दूसरा एंगल 7 और एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 2। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप कि ये चीज बहुत आसानी से आपने समझ लिया। तो ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो बात आपने समझ लिया। अब एक और होता है बच्चों को इंटीरियर एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, कि कोई दो लाइन, एक ट्रांसवर्सल, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब उसमें किसी भी एक एंगल को चुनो और उसी साइड में सबसे पहला जो एंगल मिलेगा उसी, उन दोनों पेयर क्या कहलाएगा, को इंटीरियर। जैसे को इंटीरियर का बताओ जरा सा, को इंटीरियर का यहां दिख नहीं रहा होगा मुझे लग रहा है, तो आप सिर्फ सुन के लिखते जाना। को इंटीरियर तो क्या बोलोगे सर, कि एंगल 5 के जस्ट सामने एंगल 3 एंड एंगल 3, पहला पेयर। दूसरा बोलेंगे तो एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 4। इसी प्रकार से और भी आप क्या कर सकते हो, को इंटीरियर एंगल ढूंढ सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो तो ये ध्यान रखना है आपको, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बाकी चीज वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने अभी बता चुका है। चलो अब हम लोग आते हैं कि जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आप हमको ये बता दो कि ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बना है इस पेयर का नाम क्या होगा, और क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है या एक्सटीरियर है या ये कॉरस्पॉन्डिंग है या ये फिर को इंटीरियर है। तो यहां ध्यान से बताओ, सीढ़ी वाला एंगल दिख रहा है, यहां भी ये सीढ़ी वाला एंगल दिख रहा है, यानी ये दो पेयर क्या कहला गया बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया, ये
कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग। ये इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, एक इधर वाला और जेड वाला एंगल है ना, देखो इधर इधर और इधर बन रहा है, इधर भी देख लो, इधर और एक इधर बन रहा है, तो ये बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। इसको देखोगे तो ये देखो, इसके जस्ट अंदर वाला ही एंगल है, देखिए साइड में, इसे बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। और ये देखोगे तो लीनियर पेयर, अभी तुरंत में बच्चों, तो क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। हो गया प्रैक्टिस, अब कोई डाउट नहीं? तो चलो अब हम लोग ट्रांसवर्सल जो है वो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जो होगा, है ना, ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा तो क्या खास प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। क्लियर है? जैसे ये बातें आ गई कि पहले जो दो लाइन जो ऐसा लिया जा रहा था बच्चों, ये किसी भी प्रकार का लाइन हो सकता था, लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो जो 8 एंगल बनेगा उनमें से कौन कौन एंगल बराबर होगा या कोई खास प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो पहला मैंने क्या बताया था बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताया था ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे ना बच्चों, तो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाए, वो क्या होगा, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज इतना आसान मत समझना, सबसे यूजफुल और सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? पक्का? चलो, यानी अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाया जाएगा वो हमेशा इक्वल होगा, इस बात की 100% गारंटी है। इसको उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलो, तो दूसरी टाइप क्या बताया था मैंने बच्चों, ऑल्टरनेट यानी एकांतर कोण। तो बताओ ऑल्टरनेट एंगल के बारे में क्या बात करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल के बारे में क्या बात करेंगे, है ना, ऑल्टरनेट एंगल के बारे में क्या बात करेंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल किसको कहेंगे बच्चों, अभी मैंने बता दिया आपको कि जहां जेड बनता है और अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए ना बच्चों, तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। यानी अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो ट्रांसवर्सल के द्वारा जो अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा वो हमेशा बराबर होगा। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए भूलना नहीं है। तीसरा, ये थोड़ा यूनिक है, इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण। तो को इंटीरियर एंगल सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो जो को इंटीरियर एंगल का जो पेयर होगा उन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब इस बात को आप चाहो तो प्रूव भी कर सकता हूं मैं, बट उसमें से कुछ चीजें जो होती है बच्चों वो एक्सियोमेटिक होती है। जैसे मैंने बताया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस बात को आप एक्सियम से प्रूव तो नहीं कर सकते, एक्सियम्स है यानी एक स्टेटमेंट है। हाँ, बाकी जो चीजों को दूसरे एक्सियम्स के हेल्प से उसको क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। यानी एक्सियम्स का यूज करोगे, जैसे पांचवा पोस्टुलेट जो बताया था मैंने किसका, यूक्लिड का, उससे इन बातों को क्या कर सकते हो, प्रूव करके एक नया एक्सियम तैयार कर सकते हो। क्लियर है? चलो, तो अब एक चीज है बच्चों कि अगर आप पता कैसे करोगे कि ऑल्टरनेट एंगल है, उसके लिए एक ट्रिक बताता है। तो ऑल्टरनेट एंगल के लिए ट्रिक क्या है बच्चों कि जेड जब कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के द्वारा जेड वाला चीज को देखना। तो जेड जहां बनेगा ना, जेड वाला कॉर्नर हमेशा ऑल्टरनेट एंगल होगा। देखो ये जेड बन रहा है, यहां भी देखो अगर ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है,
तो यहां भी एक जेड बन रहा है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगे। अगर पैरेलल लाइन ऐसा हुआ तो ये भी एक जेड बन रहा है, तो ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। ये सिंपल है पहचानने का, वैसे आप तो जान ही चुके हो। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पहचानोगे, तो एफ एफ दिखेगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखो एफ ऐसा बना, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बच्चों, एक एंगल इस साइड में ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में होता है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बनते हैं सीढ़ी जैसे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस होता है। अब चलो कुछ हम लोग इंटरनेट एंगल, ट्रांसवर्सल है ना, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर है ना, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। चलो, तो सबसे पहला है बच्चों कि यहाँ L और M पैरेलल है, ये भी L और M क्या है, पैरेलल है। आपको फाइंड आउट करना है X। तो X कैसे फाइंड आउट करोगे, जल्दी से बताओ। तो X फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपके पास जो जो चीज मैंने सिखाया, पहला सिखाया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल या जी सिंपली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 110 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा कि नहीं, तो बोलोगे सर ये भी 110 डिग्री हो जाएगा, होगा। अब देखो ये 110 डिग्री और x, ये दोनों मिलके क्या है बच्चों, x प्लस 110 जो होगा ये को इंटीरियर एंगल है, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो इसका आंसर तो बड़ा आसानी से निकल गया। देखो अब यहां भी आ जाओ कि L और M पैरेलल है, तो x और 100 ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी यहां से x जो है बच्चों 100 हो जाएगा। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग से, ये सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग से। यानी अगर आप प्रॉपर्टी जानते रहोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों आप सेकंड में कर सकते हो। और दुनिया में एक भी एग्जाम नहीं बना जिसमें ज्योमेट्री आती हो और इस टाइप का, इस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन ना आया हो, चाहे किसी ओलंपियाड एग्जाम, किसी भी एग्जाम में चले जाओ। क्लियर है। चलो अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आर्म जो है पैरेलल है, ये वाला आर्म जो है दोनों पैरेलल है, ये और ये वाला। तो आपको फाइंड आउट करना, और ए बी सी 70 है, ये 70 है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, डी जी सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको नहीं लग रहा है, देखो कि ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये और ये कैसा एंगल है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो आपको डी ई एफ ये वाला एंगल जरा फाइंड करके बताओ कितना होगा, ये आपका होमवर्क है। अब जरा एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये पूछते क्या है कि जो नीचे जो पिक्चर दिया गया है उसमें से जो दो लाइन है L और M, इसमें देखो L और M, इसमें भी है L और M, इनमें से कौन है जो पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना होगा बच्चों, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, या को इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो जल्दी से बताओ, इसको जोड़ोगे तो 126 और 44 क्या 180 होगा, 44 6 50 170 ही होने वाला है। को इंटीरियर एंगल 180 होता है तभी पैरेलल होते हैं दोनों लाइन, तो ये तो नहीं हुआ। इसको देखो तो 75, ये भी 75 हो जाएगा अपोजिट एंगल, ये भी दोनों अंदर जोड़ोगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 57 है ना, ये 57 हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया। इसको देखोगे तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी 3 जो है वो डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन है जिसे चाहो तो आप सॉल्व करो। यहाँ पे TER जो है 80 डिग्री है और RES जो है वो 90 डिग्री है। आपको एंगल BET फाइंड करना है, BET। तो BET फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए BET जो होगा बच्चों वो कैसे मिलेगा, वो BES प्लस SET प्लस SET। तो BET तो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आधा 90 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा एंगल हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल 90 हो जाएगी, क्योंकि एक 100 स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है, तो 90 हो जाएगा। और ये कितना निकलेगा बच्चों, तो यहां से यहाँ टोटल 90 और यहां से यहाँ वाला 80 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10, यानी कितना हो जाएगा 90 और 10 100 डिग्री, ये हो गया। अब बच रहा है SET। SET तो निकाल दिए ना बच्चों, SET निकाले
90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 90 है और यहां से यहां तक 80 है, तो ये बच गया ना, वही तो निकल जाएगा डिफरेंस करके। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो एक और ये क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है ना, बहुत बार ये पूछा, यहाँ पे वाला एंगल पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक ऐसे लाइन हम लोगों ने पैरेलल ले लिया है जो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। अब आपको पता चलेगा कि ये 40 है तो ये वाला 40 हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होगा। देखो जेड बन रहा है और ये को इंटीरियर एंगल है, तो 135 है और ये मान लो x हो गया, तो x प्लस 135 बराबर 180। तो यहां से x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो मतलब कितना हो गया, 45। यानी ये हो गया 45 और इन दोनों को जोड़ दोगे इसके बराबर हो जाएगा, तो 40 प्लस 45 इज इक्वल टू 85। दैट इज योर करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं? बट देखने में लग रहा था बहुत ही खूंखार। तो चलो अब एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपको अगर ये दोनों लाइन जो बच्चों पैरेलल बोला गया है, तो आपको बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं, बस प्रॉपर्टी आपको रिकॉल करना और फटाफट करना है। अब आपको पता है ये 125 डिग्री है और आपको पता होना चाहिए कि ये P जो एक लाइन है, तो यहां से यहां का एंगल, सॉरी यहां से यहां तक का एंगल कितना बनेगा बच्चों, तो बोलोगे सर 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 125। तो 180 में से 125 को माइनस कर दोगे बच्चों, तो क्या मिलने वाला है, 25 5 30 यानी 55 डिग्री। 55 5 60 20 80, यानी ई हो गया 55 डिग्री। अब ये 55 हो गया बच्चों, तो ये देखो ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये भी हो गया 55 डिग्री। और ये 55 है बच्चों, तो ये देखो ये यहाँ जेड बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल से 55 डिग्री। और ये 55 है तो इसका अपोजिट एंगल ये 55, और ये 55 है तो ये बी प्लस 55 इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से b इज इक्वल टू 180 माइनस 55 करोगे, तो 180 में से 55 घटाओगे बच्चों, तो 125 बचेगा। यानी b जो है वो 125 डिग्री मिल गया। ठीक है, वैसे ये भी क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोल के निकाल सकते थे, बट अगर आप बिना उससे भी निकाल लिया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। बस अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो एक बार और रिवाइज करके देखो, पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।